जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी और हमारे इस सेंटर राइट लेफ्ट के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। पहले 2 एपिसोड हमारे लाइव हुए थे, लेकिन कुछ कारणोंवश जैसे लोगों ने बोला कि नहीं सर लाइव लो, हमने फिर वहां पे पोल लिया कि बोला भैया तुमको लाइव लेक्चर लेना है कि तुमको रिकॉर्डेड करके डालू। तो मैंने पोल लिया, 1,500 लोगों ने बोला कि नहीं सर लाइव लो। 150 लोग लाइव रहे थे, क्या करूं मैं लाइव लेके। ठीक है, तो आज भैया हम रिकॉर्डेड लेक्चर डालेंगे और ये मैं ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं। दूसरी चीज, यदि आप लाइव लेक्चर के जैसे सुपर चैट देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। आपने मेरे को पहले 2 दिन में जितना सुपर चैट भेजा मैंने सीधा उसके किताबें ऑर्डर कर दी। जैसी किताबें आ जाएंगी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी किताब। 1 नंबर किताब मैंने खरीदी है सारी की सारी। ठीक है, क्योंकि मैं आप ही को फिर उसमें से पढ़ाता हूं अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले मैं आज का लेक्चर शुरू करूं उससे पहले भाऊ हम पिछले 2 दिन में जो कुछ भी चीजें हुई है उसका एक बार रिकैप समझ लेते हैं कि कम्युनिस्टों की चीजें चलती कैसी है, कम्युनिस्ट तुम्हारे दिमाग के साथ में खेलते कैसे हैं। मैंने जैसे आपको सबसे पहले बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई। आप लोगों को मैं सावरकर, टिळक, आगरकर, गोखले, बाजीराव पेशवा, महाराणा प्रताप, पूरा मेवाड़, अहोम्स, पूरे भारत की हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। मैं आपको गांडीवधारी अर्जुन बनाने के तैयार हूं। लेकिन महाभारत में जाके अगर आप मेरे को पूछोगे लड़ाई काय को करना है, किससे लड़ाई करना है, इनसे लड़ाई क्यों करूं मैं, किस लिए करूं मैं, कैसे, आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि वॉर ऑफ नैरेटिव किस तरह से चल रही है। वो वॉर ऑफ नैरेटिव क्या चल रही है उसको पढ़ाने के लिए पढ़ाना मेरे को बहुत जरूरी है कि हमारा माइंडसेट कैसे खेला गया, हमारे एक एक चीज को कैसे ट्रैप किया गया। यदि हम पिछले 2 दिन के रिकैप में जाए तो सबसे पहले हमने शुरू किया था भैया कि अमेरिका आज कितना बड़ा धकोसला बन के बैठा है, सफोकेटेड अमेरिका। हमने अमेरिका की कंडीशन इंडिया से कंपेयर करी, ताकि हम पाकिस्तान से तो कर नहीं सकते, वैसे बर्बाद हो चुका है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र अपने आप को कह रहा है उस अमेरिका की कंडीशन क्या है। हमने जब देखा था सिटी ऑफ रोजेस, पहले 2 चैप्टर में है, किसी ने देखा होगा तो वो ज्यादा देखो, उसमें डिटेल है, मैं इसमें रिकैप दे रहा हूं कि पोर्टलैंड में जिस समय पे सिटी ऑफ रोजेस में प्रोटेस्ट हुआ तो एंडी एंगो नाम का जो राइट विंग का एक, या ये कह लो कि नेशनलिस्ट ग्रुप वाला जो रिपोर्टर है, वो वहां पे जब रिपोर्ट करने गया तो एंडी एंगो को मारा गया। रीजन बिंग वहां पे एंटीफा ने जिन्होंने प्रोटेस्ट निकाला वो कह रहे थे कि रास्ते किसके, हमारे रास्ते, प्रोटेस्ट कौन करेगा, हम करेगा, कैसे होगा हम डिसाइड करेंगे। एंडी एंगो हमको पसंद नहीं है, वो हमारे खिलाफ लिखता है, मारो उसको। एंडी एंगो की पूरी किताब है द अनमास्क करके, उसमें उसने डिटेल में दिया है कि मेरे ऊपर अटैक कैसे हुआ। और जब उस पर अटैक हुआ तो एंटीफा ने उस पर अटैक नहीं किया, ऐसे सारे लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर ने वहां पे फैला दिया। एंटीफा का इससे कोई संबंध नहीं। एंटीफा ने भले स्टेटमेंट दिया था कि भैया ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि हमारे रैली के ऊपर सारे राइट विंग वालों ने अटैक किया था, इसलिए हमने अटैक किया। उसके बावजूद उस अटैक को निषेध कर दिया, खेदित कर दिया, खत्म कर दिया, हाई चीज हुआ नहीं बोले। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि किस तरह से कम्युनिस्टों का इकोसिस्टम वर्क करता है। दे बिलीव इन द कैंसल कल्चर। नेक्स्ट, उन्होंने ब्लैक लाइफ मैटर करके, ब्लैक लाइफ मैटर्स करके अपनी एक चीजें निकाली, मतलब संस्था खोली। अब इसके अंडर में जब वहां पे कुछ कृष्णवर्णीय ब्लैक लोगों को मारा गया तो उसके आड़ में उन्होंने नो ट्रम्प, नो वॉल, नो अमेरिका एट ऑल का नारा देके अमेरिका वाज नेवर ग्रेट डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे कोई नारों ही नहीं लगे थे भैया वहां पे, तो वो डॉक्टर टेप थी, माना ना मैंने। फिर अजमल गुरु के आपने बरसी के जिस दिन वो मरा उसके बरसी के दिन आपने क्यों वहां पे सारा प्रोटेस्ट निकाला, वही दिन क्यों निकाला। ये यहाँ पे बड़े बड़े पुणे के संस्था में वो आईसर पुणे में जिस दिन रामनवमी थी उसी दिन आपको प्राइड परेड निकालने की क्या जरूरत थी। जब हमारा गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट होता है आप उसी दिन वहां पे बोलते हो नहीं ये गुड़ी पाड़वा देखो क्या है, ये लोग बाली के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज का मस्तक निकाल के घुमा रहे थे, वो गुड़ी पाड़वा, इसलिए गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट मत करो। आप होली के दिन क्यों तमाशे करते हो कि देखो ये होलिका का दहन कर रहे। एक तो आपको ये भी मानना नहीं कि इनकी कोई भी स्टोरी जो थी वो रियलिटी में है। आप मानते ही नहीं हो कि श्री कृष्ण हुए, श्री राम हुए, कोई मानना नहीं है। फिर जब होलिका दहन हो रहा है तो आप कह रहे हो कि देखो यार ये लोग औरतों का मजाक बना रहे। आप एक तो कहते हो कि राम हुए नहीं, फिर आपके पेरियार लिखते क्या लिखते हैं, हाँ वो लिखते हैं कि राम बेवड़ा था। कोई संबंध है तुम्हारा। इससे आपको 2 चीजें समझ में आती है कि द काइंड ऑफ एटीट्यूड दीज पीपल कैरी
not just towards Hinduism, but towards the majority religion of wherever they exist, in any country they exist. लेनिन का डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि क्रिश्चियंस आर आवर एनिमी एंड आई हेट क्रिश्चियंस। ये हम पढ़ेंगे आगे। ब्लैक लाइफ मैटर के चक्कर में भैया, ब्लैक लाइफ मैटर जब हुआ तो इन्होंने पूरे शहर लूट डाला। शहर लूटने में इन्होंने गुकी का पूरा शोरूम लूटा, इन्होंने एप्पल का शोरूम लूटा। क्या बोला कि ये सब जो चीजें खड़ी हुई है ये सारे लेबर कैपिटलिस्ट क्लास ने हम जैसे मिडिल क्लास के छाती पे खड़े होके ये इंडस्ट्री फॉर्म करी है, इसलिए हम इसको लूटेंगे। ये रीजन दिया गया था। जैसे आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया जाता है द्रविडियन लोगों को, देखो आर्यन लोगों ने तुम्हें लूटा, इसलिए ब्राह्मण बनिया वापस जाओ, और जो कोई भी हिंदुइज्म को फॉलो करेगा वो ब्राह्मण बनिए के गुलाम है। यह भ्रांति फैला के समाज में अराजकता कैसे फैलानी है, यही काम कम्युनिस्टों का है। जिस तरह से वहां पे काम होता है, उन्होंने क्या बोला एंटीफा को? हमारा सैटानिक कल्ट ऑफ एंटीफा है। सैटानिक कल्ट, व्हाई सैटानिक कल्ट? बिकॉज क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन गॉड। तो गॉड का अपोजिट क्या है? सटान है, इसीलिए हम काले कपड़े पहन के सटान की तरह तमाशे करेंगे। साइको लोग होते हैं, साइको लोग। आज बता दूंगा तुमको साइको लोग कैसे। आज उसके ऊपर हमारा ये थंबनेल जो है उसी के ऊपर है। कम्युनिज्म इज अ कल्ट ऑफ ज़ॉम्बी। इनको खुद की अकल, इनको बोला चलो हाँ चल रहे। कम्युनिज्म इज अ कल्ट ऑफ ज़ॉम्बी। द ओनली थिंग which they can spit out of their mouth is venom, venom and only venom. It is a hard time that you should cancel out communism from your life. Tolerate ही नहीं करना है कम्युनिज्म को। कैंसल कल्चर। कोई यदि इनके अपोजिट में बात कर रहा, इनके विचारधारा से बात नहीं कर रहा, मैं सावरकर प्रेजेंट कर रहा, छत्रपति शिवाजी कैंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो गिरा दिया था जेएनयू में। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तोड़ दी थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या कुछ किया? स्वामी विवेकानंद तो वर्ल्ड पीस की बातें कर रहे। स्वामी विवेकानंद तो सेक्युलरली भी बात कर रहे, लेकिन प्राउड हिंदू है, मूर्ति गिराओ। छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो तोड़ो। यही धंधे करते हैं लोग, यही धंधे करते हैं। कैंसल कल्चर, नो डेमोक्रेसी, नो अमेरिका। जिस समय कम्युनिज्म आएगा तुमको अच्छी अच्छी बातों के धकोसले दिए जाएंगे। अरे यूनिटी, फेडरेटी, प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी, समतावाद, हम लोग सब एक है, बंधुतावाद, सेक्युलरिज्म। और जिस समय पे ये सत्ता में आएंगे उस समय पे रूसो क्या कह रहा है? हमने जैसे कल पढ़ा था कि कम्युनिज्म किसके ऊपर बेस है? कम्युनिज्म बेस है कि सब लोग मिलजुल के रहेंगे, और सब लोग मिलजुल के रहेंगे तो उनका निर्णय कौन करेगा? जिन्होंने क्रांति छेड़ी थी। मतलब तुम नहीं बोलना, वो बोलेगा, उसको सब पता है। ऐसा रूसो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा क्या? नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? यही हुआ, यही घपोड़ेगिरी हुई। हम जब रूट्स पढ़ते हैं कम्युनिज्म के, तो हम रूट्स में कहा जाते हैं? रूट्स ऑफ लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कहां पे है? वो जर्मन पीजेंट मूवमेंट में है। जर्मन पीजेंट मूवमेंट, जर्मन पीजेंट वॉर, पीसफुल वॉर चल रहा था। हमने जब देखा 16th सेंचुरी में 1517 के नियर अबाउट पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था जर्मन के पीजेंट्स का, बुंशू मूवमेंट। उसी समय में प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू होती है। मार्टिन लूथर कहता है कि वी आर सपोर्टिंग इट और कुछ न्याय हम रखेंगे। सडनली वहां से थॉमस मुंजर तमाशे करना शुरू करता है, और उसी के अपोजिट में प्रतिक्रांति। अब तुम यदि स्टेट में तमाशे करोगे तो स्टेट तुमको मारेगा नहीं। यही हुआ था सीए और एनआरसी के वक्त। जेएनयू वालों ने बवाल मचाया, दंगे मचाए। पुलिस वाले जब जेएनयू में घुसे, देखो बोले स्टूडेंट को मार रहे। बस यही काम है इनका, बवाल करो, तमाशे करो, स्टेट उल्टा पटक के मारेंगी। स्टेट फासिस्ट है, डिक्टेटर है। हाँ, हमको लेने देना नहीं, फैसिस्ट है, डिक्टेटर है डायरेक्ट। जबकि नाजी और फैसिज्म, हिटलर और तुम्हारा मुसोलिनी दोनों कम्युनिस्ट थे। अभी प्रूफ करूंगा मैं, रुको थोड़ी देर में। हम जिस समय पे
फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हमने कल जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है भैया तुम्हारा मेजरली 1775 के अमेरिकन रिवॉल्यूशन के वॉर की वजह से। कि वहां पे जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा है, तो फ्रेंच बोल रहा था मुझे सब पता है, मैं करूंगा, राजपाल यादव। अमेरिका में रहने वाली 13 कॉलोनीज अपने आप को आजाद करना चाहती है। तू आजाद कर रही क्या? ब्रिटेन मेरा दुश्मन है। ब्रिटेन वहां पे रूल कर रहा था। बोले ब्रिटेन, फ्रांस बोल रहा है ब्रिटेन मेरा दुश्मन है, हम फ्रांस के ब्रिटेन के खिलाफ लड़ेंगे। ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस इंडिया में भी चल रहा था, वहां पे भी चल रहा था। मतलब ये दोनों पैरेलली ऐसे चल रहे थे कि जो युद्ध इनका भारत में चल रहा था, फ्रेंच और ब्रिटेन का, तो यहां पे जीतने के बाद फ्रेंच बोलता था हमारी अमेरिका की जगह छोड़ो, ब्रिटेन जीतने के बाद बोलता था हमारी अमेरिका की जगह छोड़ो, अमेरिका में जीतने के बाद बोलता था हमारी इंडिया की जगह छोड़ो। ये वर्ल्ड के दो कोनों में, जहां जहां पे फ्रांस और ब्रिटेन था, वहां पे इनके झगड़े चल रहे थे, वहां पे झगड़े चल रहे थे। हैदराबाद का निजाम अपने पास में फ्रांस वालों को बुलाता था, मराठा वहां पे अंग्रेजों की मदद कर रही थी उस समय पे 19वीं सेंचुरी में। उसी के चक्कर में सब मरे अपन, नहीं क्या? कोई फ्रांस को बुला रहा, कोई ब्रिटेन को बुला रहा, फ्रांस को बुला रहा, ब्रिटेन को बुला रहा, ये तमाशे कर रहे, ये मजे ले रहे। सिमिलर मैनर में इन लोगों ने जिस वे में पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचाया, तो फ्रांस वालों की तिजोरी खाली हो गई, और तिजोरी खाली होने की वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा कर लगाने पड़े, सोसाइटी के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़े। वहां का लुई 16, इसकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट। ये मजाक में बोलती है लोगों के पास ब्रेड खाने को पैसा नहीं, केक खाना चाहिए फिर लोगों को। इकोनॉमिक रिफॉर्म करे जाते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद थे जैकोबिन्स। जैकोबिन्स को रिफॉर्म पसंद नहीं थे। जैकोबिन्स बोले हम इनके अंडर में रहेंगे ही नहीं, खदेड़ के खत्म कर दो। मतलब हम यदि कह रहे हैं कि हमारे धर्म में कुछ गलतियां हैं, मानता हूं मैं, हम अपने धर्म में रिफॉर्म कर नहीं, जब तक धर्म है तब तक धर्म ही खत्म कर दो, खत्म कर दो। साइको लोग है, साइको, प्रूफ करूंगा मैं जाते जाते, देख लेना। 3 स्टेट्स, प्रीस्ट क्लास, मिनिस्टर क्लास और बोल्शेविक्स, तीनों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर्मेशन होता है, इनर कोर्ट की शपथ होती है। पिछले दो लेक्चर में पढ़ा है मैंने कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग नेशनल काउंसिल की स्थापना करेंगे। नेशनल काउंसिल स्थापित होने के बाद वहां पे जैकोबिन्स अफवाह उड़ाते कि देखो तुम्हारे ऊपर मिलिट्री आक्रमण करने वाली है, इसीलिए बैस्टाइल का फोर्ट फोड़ दिया जाता है। बैस्टाइल फोर्ट, बैस्टाइल प्रिजन फोड़ा जाता है। वहां पे मार्कस नाम का, मार्केस दी सैड, जो सैडिस्ट था, जो फिलोसॉफी ऑफ बेडरूम लिख रहा है, हेडोनिस्ट व्यक्तिमत्व जिसका है, वो बैस्टाइल प्रिजन पर अटैक करने में मदद करता है। देखा, बोला ना, दिमाग से कमजोर रहते ये लोग। और जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से शुरू होने वाली क्रांति थी, इतना बवाल, इतना बवाल, इतना बवाल, इतना बवाल, इतना बवाल, क्योंकि इनको बोरिंग प्रोसेस नहीं चाहिए ना, इनको चाहिए रोमांटिक रिवॉल्यूशन। सीधे सीधे जो चीजें चल रही है वो नहीं चाहिए इनको चाहिए रोमांटिक रिवॉल्यूशन। मारेंगे सबको, मारेंगे सबको। रॉबेस्पियर, जिसने उस समय नेशनल कन्वेंशन का फॉर्मेशन किया था, नेशनल काउंसिल नहीं, नेशनल कन्वेंशन, काउंसिल खत्म हो गई, इनका रूल आ गया, रेन ऑफ टेरर। तुम हमारे साथ में हो, तुम बोल्शेविक हो, हम बोल्शेविक, हम कॉमन मैन, लेकिन तुम हमारा अपोज कर रहे क्या? इसको भी गिलेटिन के नीचे मार दे, खाट। लुई को मारा, लुई के वाइफ को मारा, जो अपोजिशन में जा रहा उसको मार रहा, प्रीस्ट खत्म कर दिए, मिनिस्टर खत्म कर दिए, सारे लोग भाग गए। कहां पे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में भागे, इसलिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ भी युद्ध डिक्लेयर कर दिया। जिस समय युद्ध डिक्लेयर किया, तो युद्ध डिक्लेयर करने के बाद जब मिलिट्री को पता चला कि भाई ये लोग बहुत बवाल कर रहे हैं, नेपोलियन को वहां पे सत्ता प्रस्तावित करने के लिए, इसलिए 1804 में नेपोलियन राजा बन के आया। जो अपोज करेगा उसको खत्म कर देंगे, डेट फॉर अपोजिशन। बच्चों को स्कूल में नहीं डालना है, बच्चों को हॉस्टल में डालना है। क्यों? क्योंकि बच्चे यदि घर में गए तो क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे, फैमिली के बारे में सोचेंगे, वो सोचने का मौका नहीं देना इन लोगों को। तुम फैमिली के बारे में अगर सोचोगे तो तुम इनके बारे में नहीं सोचोगे ना,
तुम किसके बारे में सोचोगे? तुम सोचोगे कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा। और जरूरी नहीं है ना यार कि हर व्यक्ति बॉर्डर पे जाके लड़ाई करेगा। तुम अच्छे सिटीजन बनो, ये काफी है। वो भी हम तुमको बनने नहीं देंगे। ज़ॉम्बी बनना है तुमको, यही कम्युनिज्म है। लाल कलर का ज़ॉम्बी बनो, यही कम्युनिस्ट तुमको पढ़ा रहे। इसीलिए जोना गोल्डबर्ग, WWE वाला गोल्डबर्ग नहीं, जोना गोल्डबर्ग अपनी किताब लिबरल फैसिज्म में क्या कह रही है? वो लिबरल फैसिज्म में यही कह रही है कि कम्युनिज्म इज अ काइंड ऑफ अ रिलीजन। And what does the communists want? They want to form a kind of a religion where they want to replace the Jacobean God with the Christian God. That's it. जैसे हिंदुइज्म में ब्रह्मा विष्णु महेश है, वैसे ही कम्युनिस्टों में 3 राक्षस है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टैलिन। विषय संपला। विषय संपला। कम्युनिज्म में विश्वास है हमारा। कैपिटलिज्म खत्म कर दो, अराजकता, एनार्चिज्म, यही चाहिए इनको। कम्युनिज्म का मेन सिद्धांत क्या है? क्रांति। पर तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल हो गया यार, कुछ भी नहीं निकला उसमें से। तुमने जिस हिसाब से क्रांति करने की कोशिश करी, नेपोलियन को फिर से सत्ता में आना पड़ा। क्योंकि जब तुमने 1892 में जब नेशनल कन्वेंशन का फॉर्मेशन किया, उसके 4 साल के बाद तुमको पता चला तुम्हारी पूरी तिजोरी खाली है। कितना करप्शन हो चुका है। स्टैलिन, लेनिन को करोड़ों लोगों की बलि देना पड़ा। ये लोग जो तुम्हें धकोसला देके बुला रहे हैं कि हम सबको इक्वल राइट देंगे, समाजवाद, ये वाद, भांडवलशाही के खिलाफ, ये सारे धकोसले हैं। क्योंकि जिस दिन ये लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता एक आदमी के हाथ में चली जाती है। यदि डेमोक्रेसी उसमें है तो बताओ ना, चाइना में इतने सालों से एक ही आदमी क्यों है? वही वहां का प्रेसिडेंट क्यों है, जो कोई भी होगा? रशिया में पुतिन ही क्यों है? इलेक्शंस क्यों नहीं होते ढंग से? चाइना में एक ही पार्टी क्यों है? समझ रहे हो? एक ही पार्टी क्यों है? चाइना में एक ही पार्टी क्यों है, बताओ ना। और सब एक ही पार्टी को वोट क्यों कर रहे हैं? जिनपिंग, शिन जिनपिंग, मरते दम तो कोई रहेगा, उसी की पार्टी रहेंगे। स्टैलिन, लेनिन ने इतना कत्लेआम किया खतरनाक, फिर भी वो उनके राजा। हाँ, इनको पूजेंगे हम। पूजो क्रांति, हम एक डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद मिडल मैन का राज्य आएगा। कब आया? कभी नहीं आया, आता ही नहीं है। चाइना में खुलेआम उइगर मुस्लिम खत्म कर दो, डिटेंशन कैंप लगाओ उनके खिलाफ। अरे उइगर मुस्लिम की जो मस्जिदों में टॉम्ब होता है, इन लोगों ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मस्जिद ऐसी रहेंगी, ऐसी नहीं रहेंगी। मैं कैंसल, चाइनीज बिल्डिंग के जैसे दिखना चाहिए। विषय संपला। वर्ल्ड में कुछ स्पेशल इजम्स हैं, कम्युनिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म, नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म। इसमें कम्युनिस्ट बोलते हैं कि हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लिबरल है। बताओ कौन से देश में लिबरल है ये लोग, बताओ। जिस समय पे एनआरसी सीए की प्रोटेस्ट हुई, मैंने कल भी एग्जांपल दिया, वहां पे जो लोग, वो कोई तो भी एक मुसलमान थी, वो वहां पे नारे दे रही थी, उसने जाके केरला में वहां के सीएम को बोल दिया था कि तुम गलत कर रहे हो, उसको माफी लगाने लगाई थी। काहे का क्रिटिसिज्म है तुम्हारा? कॉमरेड्स, ये रियलिटी है कम्युनिस्टों की। हेट, हेट एंड जस्ट हेट। जितना धर्म कट्टर होगा वहां पे कम्युनिस्ट नहीं होंगे। किसी इस्लामिक कंट्री में कम्युनिज्म टिकता नहीं है, और किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में इस्लाम को टिकने के लिए ये लोग जगह ही नहीं देते, जगह ही नहीं देते। नाजिज्म जो हिटलर ने बनाया, फैसिज्म जो इटली के, अपना क्या नाम है यार इसका, अभी मैंने नाम लिया 2 मिनट पहले, बताता हूं, रुको। नेशनलिज्म। अब कम्युनिस्ट पीपल आर मोर एंड मोर इन अपोज ऑफ नेशनलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म, परंपरावाद या परंपराओं से चलना।
मुसोलिनी, हाँ मेरे मुंह में ही था, फंस गया था, मुसोलिनी, फैसिज्म वाला मुसोलिनी, नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म। अब ध्यान से समझना, कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के जैसी कोई चीज नहीं होती। राष्ट्रवादी लोगों को मोर ऑन मोर यूजुअली राइट विंग में डाला जाता है, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिज्म। लेकिन आप एक बात बताओ, जिस बेसिस पे चाइना अपना विस्तार कर रहा है, हांगकांग को अपना पार्ट बोल रहा है, ताइवान को अपना पार्ट बोल रहा है, तिब्बत को अपना पार्ट बोल रहा है, यह विस्तारवादी जो विचारधारा है ये नेशनलिज्म के बेसिस पे तो खड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद भी समझना, जो नाजिज्म फैला, जो फासिज्म फैला, जर्मनी वर्ल्ड पे पूरा अपना ताबा पाना चाहती थी। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये देखो, इन्होंने क्या किया, यूरोप जैसे मल्टीकल्चरल कंटिनेंट में एक नाजी पैदा हुआ हिटलर नाम का, उसने क्या किया, नेशनलिज्म फैलाया कि जर्मन्स आर द बेस्ट, और उसी के बलबूते पे वो पूरी दुनिया में कैप्चर करना चाहता। चाइना क्या कर रहा है फिर? रशिया ने सोवियत यूनियन रखा, क्या रखा, किसके बेसिस पे रखा, बताओ आप। स्टालिन ने जिस समय पे पूरे अपने आप को फैलाने की, एक्सपांड करने, किसके बेसिस पे करने की कोशिश करी? राष्ट्रवाद के बेसिस पे। जिस समय पे हमारा मुसोलिनी बोल रहा था, हमारा मतलब इटली का मुसोलिनी ये कह रहा था कि मैं इटली को प्राधान्य देके बढ़ाना चाहता हूं, फैसिज्म, फैसिस्ट घोषित कर दिया। राष्ट्रवाद गलत है। इवन मैं बता रहा हूं, यूपीएससी के स्टडी में क्या पढ़ाया जाता है, यू शुड बी पैट्रियोटिक एंड यू शुड नॉट बी नेशनलिस्ट, ऐसा डायरेक्ट बोला जाता है बहुत बार। पैट्रियोटिज्म इज लविंग योर कंट्री, नेशनलिज्म इज हेटिंग अदर कंट्री। कहां हेटिंग अदर कंट्री? भारत में आने के बाद दुनिया में जितने भी डेफिनेशंस बनाए गए, वो भारत में आने के बाद पूरा चेंज हो जाते हैं। मेजॉरिटी में आइडियोलॉजीज चेंज करके तुम्हें उसे पेश करना पड़ता है। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन भारत में आके चेंज होती है, नेशनलिज्म की डेफिनेशन भारत में आके चेंज होती है, और नेशनलिज्म की डेफिनेशन भारत में आके चेंज होके उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि भाषा में एक, भारत में एक भाषा नहीं है ना। कल को अगर मैं खड़ा हो गया दिल्ली में और मैं बोलने लगा कि नहीं, बात जाना गाना माना नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, महाराष्ट्र माझा बोलूंगा, कर्नाटका वालों ने बोला कि हम अपना गाना बोलेंगे, पंजाब वालों ने, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें ये बातें डिसाइड करनी पड़ेंगी। मैंने कल भी कहा था कि नॉर्थ में बैठा हुआ हिंदू कर्नाटका में बैठे हुए हिंदू से हमेशा झगड़ा करेंगे हिंदी के ऊपर, लेकिन केरला में बैठा हुआ मुसलमान कभी भी कश्मीर में बैठे हुए मुसलमान से लैंग्वेज के ऊपर झगड़ा नहीं करेगा। तमिलनाडु में बैठा हुआ मुसलमान दिल्ली में बैठे हुए मुसलमान से लैंग्वेज पे झगड़ा नहीं करेगा। वो लैंग्वेज पे झगड़ा नहीं करते। तुम हिंदू ही लड़ते हो, इसीलिए तुम गुलाम रहे इतने साल, इसीलिए तुम गुलाम रहे, इसीलिए तुम्हारी गुलामी, इसीलिए तुम्हारे ऊपर गुलामी हुई है। इसी बातों में तुम्हें उलझा। हाँ, नो लैंग्वेज, नो हु, इंग्लिश चलेंगी इन लोगों को, अपने देश की लैंग्वेज नहीं चलेंगी। मैं मराठी आदमी हूं, मला हिंदी मध्ये सुद्धा बोलता येते, मेरे को हिंदी भी आती है, इसकी वजह से मैं मराठी नहीं बोलता। मेजॉरिटी ऑफ द लेक्चर्स मेरे मराठी में होते हैं कॉलेजेस में, और जबरदस्त मराठी में बोलता हूं मैं हिंदी नहीं भूला, मैं मराठी भी नहीं भूला। तुम्हारे दिमाग में ये धकोसले डाले जाएंगे, देख लेना, क्योंकि राष्ट्र जब जब एकत्रित आने की कोशिश होगी, अरे लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, द्रविडियन आर्यन, द्रविडियन आर्यन, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, जो वहां पे होगा वो यहीं पे भी किया जाएगा। कंजर्वेटिज्म यानी कि क्या होता है कि आप किसी परंपरा को लेके चल रहे हो। परंपरा यानी कि शास्त्र के हिसाब से चलेंगे, लेकिन कौन सा हिंदू शास्त्र को फॉलो कर रहा है यार पूर्णतः? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि हमारा हिंदू रिलीजन नहीं है, कल्चर है। जो गलत है उसको हम खत्म करेंगे, बाजू में रखेंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे, विषय खत्म। कुछ येड़े भगत ट्रेडिशनलिस्ट है हमारे पास, नो डाउट। भाव कौन दे रहा है उनको? छोड़ दो, मतलब ही नहीं, फेंक दो उनको।
लेकिन क्या कम्युनिस्ट परंपरा के हिसाब से नहीं चलते? उन्होंने किताब लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेलिन ने बताया, लेनिन ने बताया यही हमारी परंपरा है, हम ऐसी चलेंगे। हिंदू गलत है, क्रिश्चियन गलत है, खत्म कर दो। लेनिन डायरेक्ट बोल रहा है कि आई हेट हिंदूज। उसका एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहा है कि बच्चों के दिमाग में नफरत भरना, यदि उनके मां बाप कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करते तो यह हमारा दायित्व है। वो क्रिश्चियनिटी को डायरेक्ट हेट कर रहा है तो तुम्हारे देश में हिंदुइज्म को हेट किया जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी कारण बताऊंगा मैं, रुक जाओ। जिस समय पे आपके, देखो फिर से नाम भूल गया मैं, अपना इटली वाला कौन, मुसोलिनी। जिस समय पे मुसोलिनी वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए गया, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के बाद जिस समय पे वो वापस आया तो उसने ये देखा कि इटली के लोग यार इटली के नागरिक की तरह नहीं लड़े, वो सोल्जर की तरह लड़े। इसीलिए सोशलिज्म ऑफ द ट्रेंचेस, इसी कल्पना के ऊपर उसने फासिजो कॉम्बेटिमेंटो इसकी स्थापना करी। 1921 में उसने नेशनल फैसिस्ट पार्टी की स्थापना करी और उसने अपना मैनिफेस्टो निकाला। आप कभी जाके उसका मैनिफेस्टो पढ़ना, उसमें वो ये कहता है कि कोई भी मजदूर को 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करेगा, इंडस्ट्री नेशनलाइज की जाएंगी। ये वो मुसोलिनी बोल रहा है, इंडस्ट्री नेशनलाइज की जाएंगी, सबके टैक्सेस डिसाइड किए जाएंगे, टैक्सेस नेशनलाइज होंगे, कैपिटल क्लास रहेगा नहीं, भांडवलशाही चलना नहीं, कैपिटलिज्म। ये सारी चीजें जिस तरह से एक कम्युनिस्ट बात करता है उसी तरह से सारी सत्ता अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो 3 चीजें दुनिया को मिली, जो दुनिया के लिए घातक डिसाइडेड हुई, वो थी कम्युनिज्म, फैसिज्म, नाजिज्म। जस्ट बिकॉज हिटलर और मुसोलिनी स्टालिन के अपोजिट में खड़ा था, इसीलिए स्टालिन ने कहा कि नासिज्म और फासिज्म ये राइट विंग की चीजें हैं। अब भी प्रूफ करूंगा कम्युनिस्ट तुमको कैसे फेंकते हैं, कहां उधर जा रहे हो, अब भी बताता हूं मैं। जाके सर्च करना, जिस समय पे स्वरा भास्कर ने अपने गृह प्रवेश में गणपति जी की पूजा करी थी, उसको कम्युनिस्टों ने कैंसिल कर दिया था। और आज जब स्वरा भास्कर मुसलमान बन के घूमती है, कोई उसको कुछ नहीं कहता। दिस प्रूव्स कम्युनिस्टों का यही काम है कि मेजॉरिटी रिलीजन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना है। फिर चाहे कोई कम्युनिस्ट वहां से यह कहे कि मैं कम्युनिज्म को मानता हूं लेकिन मैं हिंदू हूं, नहीं प्रैक्टिस कर सकते तुम। अमेरिका में यही होता है, इसीलिए लेनिन कहता था आई हेट क्रिश्चियंस। उसका एजुकेशन मिनिस्टर कहता था कि बच्चों को पढ़ाओ, क्रिश्चियनिटी को हेट कैसे करते हैं। जब तक मेजॉरिटी रिलीजन खत्म नहीं होगा तब तक कम्युनिस्ट अपने झंडे नहीं गाड़ सकते। यह कम्युनिस्टों को 200% पता है। क्योंकि कम्युनिज्म इज नॉट एन आइडियोलॉजी एनीमोर, कम्युनिज्म इज अ रिलीजन। They just want to replace the majority gods with their 3 monsters, Mark, Lenin, Stalin. विषय संपला। नाजी पार्टी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ग्रेगोर स्ट्रेसोर। वो स्टेटमेंट देता है दैट वी आर द डेडली एनिमल्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, वी आर हार्डकोर सोशलिस्ट। और नाजी का जिस समय पे मैनिफेस्टो आता है वो यही कहता है कि हमें सबके लिए समानता लेके आना है। अब ध्यान से समझना, फिर आप कहोगे कि उसने वंशवाद क्यों किया, बताता हूं मैं। जिस समय पे नाजी पार्टी की स्थापना हुई वो यही कहता है कि हमें चीजें नेशनलाइज करनी है। मैं मुसोलिनी और हिटलर को डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो विषय नहीं है मेरा फिलहाल। इसको मैं डिटेल में पढ़ा के तुमको प्रूफ कर दूंगा कि ये दोनों कम्युनिस्ट थे और इनकी विचारधारा कम्युनिस्टों वाली थी। कम्युनिज्म जब निकला तो नाजिज्म जो था इट वॉज बेस्ड ऑन वंशवाद, रेसिज्म।
अगेंस्ट द ज्यूज। लेकिन ज्यूज के खिलाफ कौन नहीं था? तुम बताओ ना, ज्यूज के खिलाफ कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स का डायरेक्ट स्टेटमेंट मिलते हैं, गंदे ज्यूज, डर्टी ज्यूज आर लाइक निग्रोस। डायरेक्ट बोल रहा है कार्ल मार्क्स। वो भी रेसिस्ट है, कैसी बातें कर रहे हो तू? और स्टालिन ज्यूज के खिलाफ था, सबको मालूम है, ओपनली चीज है वो। आज इजराइल को कोई कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं करती, सब गाली देते इजराइल को, उस समय भी दे रहे थे। इन्होंने किस बेसिस पे फॉर्म किया है? इन्होंने बेसिस पे फॉर्म किया है क्लास बोले तो अमीर लोग नहीं चाहिए। अच्छा, नाजी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी दिया था कि जितने भी भांडवलशाही यानी कैपिटलिस्ट क्लास है वो देश में पनपना नहीं चाहिए, नहीं पनपना चाहिए। चर्चेस का जितना भी पैसा रहेगा, वो पैसा रहेगा, वो सब देश में रहेगा, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। और कम्युनिज्म का तीसरा जो विस्तारवादी संगठन है वो है नेशन। चाइना क्यों विस्तार कर रहा है? फिर रशिया ने किस बेसिस पे विस्तारवाद किया? नेशनलिज्म के बेसिस पे। जस्ट बिकॉज मुसोलिनी और हिटलर रशिया के खिलाफ थे, इसीलिए ने स्टालिन ने यह भ्रांति फैलाई कि दीज आर फ्रॉम द राइट विंग। और आज जिस तरह का वो हॉरक्रॉस क्या बोलते हैं, वो नाजी, ये अपने नाजी का जिसको तुम स्वस्तिक बोलते हो, वो स्वस्तिक नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये लोग आर्यन है। दो सबसे मेन चीजें हुई थी जिसके बेसिस पे कम्युनिज्म निकला था, और इसी के बेसिस में वर्ल्ड में रिसर्च हुआ कि ये साइको लोग है, और डिक्लेयर किया गया कि भाई ये साइको लोग है। 19वीं सेंचुरी में रिसर्च हुआ था कम्युनिस्टों के ऊपर दुनिया में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और पेरिस कम्यून खत्म हुआ था। अब अपन पेरिस कम्यून समझते कि पेरिस कम्यून क्या था? जिस समय पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद नेपोलियन गद्दी पे बैठता है, और 70 साल 80 साल तक नेपोलियन के ही लोग गद्दी पे होते हैं। तो लुइस नेपोलियन ये 1870 में गद्दी पे था। ये भतीजा है किसका? नेपोलियन बोनापार्टे का। ये जिस समय पे गद्दी पे था, उस समय पे बिस्मार्क, इसके अंडर में प्रशिया जर्मनी का पार्ट है, वो जर्मनी की अलग अलग जगहों को एकत्रित करके उस समय पे अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और सबसे बड़ी गलती या ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, लुइस नेपोलियन ने प्रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, और बिस्मार्क की लीडरशिप अच्छी थी, तो प्रशिया ने अटैक करके लुइस नेपोलियन को घेर लिया। अब हथियार डालने पड़े लुइस नेपोलियन को, और ट्रीटी साइन करनी पड़ी। 1871 में फरवरी में इलेक्शन डिसाइड हुए, और जिस तरह से इंग्लैंड की पार्लियामेंट काम करती है उसी तरह से यह डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरह वहां का जो लुइस नेपोलियन जो है उसे मिनिमल राइट्स दिए जाएंगे, और जो पार्लियामेंट रहेंगी वो लोकशाही पद्धति से चलेंगी। लेकिन वहीं पे फिर से जैकोबियंस प्रेजेंट थे। अब जब इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम निकाली, तो पार्लियामेंट का हेड यानी कि वहां का जो पीएम जो रहेगा वो अडोल्फ थायर्स को बनाया गया। पीएम बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, जो कोई भी, वो अडोल्फ थायर्स को बनाया गया। लेकिन ये वहां के जैकोबियंस को पसंद नहीं था ना। इन्होंने सीधा पेरिस कम्यून डिक्लेयर किया, और मार्च में इन्होंने अटैक कर दिया अपने लोगों को इकट्ठा करके। अडोल्फ थायर्स को वर्सॉय से भागना पड़ा, और वर्सॉय से जब वो निकला तो इन्होंने पेरिस कम्यून के अंडर में पूरे जगह पे दंगे मचाना शुरू कर दिए। तमाशे, वहां के बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट है कि गांव ऐसे जलने लगे थे। क्यों? क्योंकि भले ही डेमोक्रेसी आ रही है, लेकिन उसमें हमारे लोग नहीं बैठे हैं ना, नहीं होने देंगे, करने ही नहीं देंगे। पढ़ो कि पेरिस कम्यून फेल हो गया था इनका। इन्होंने वेंडम कॉलम जाके गिरा दिया। वेंडम कॉलम क्या था? जिस समय पे 1805 में नेपोलियन ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीता और जीत के वापस आया था, तो उसने वो वेंडम कॉलम निकाला था। वो लोगों ने बड़े शान से वहां पे था, फिर से अभी उबारा गया बस बाद में, इन्होंने तोड़ दिया यार।
फ्रीडम कॉलम तोड़ दिया 1873 में। तमाशे, पूरी अराजकता, एनार्ची, एंड दे लिटरली गिव द टर्म इल्लीगलिज्म। इल्लीगलिज्म का मतलब क्या होता है कि अभी तक ये जितने भी नेपोलियन ने सत्ता प्रस्थापित करी वो हमारे गरीबों के छाती में प्रस्थापित करी, इसलिए हम लोग एनआरसी लाएंगे। इल्लीगलिज्म लीगल हो गया। लूटो, मारो, काटो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इन लोगों ने जिस समय पे ब्लैक लाइव मैटर के नाम पे दंगे करे, तो उस दंगे को भी इन लोगों ने प्रोटेक्ट करा था। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, डिफेंडिंग द लूट किताबें लिखी गई उसके ऊपर। मतलब कल को जाके यदि हिंदुओं का नरसंहार होता है तो ये लोग डिफेंड करेंगे। कश्मीर में जिस समय पे पलायन हुआ, लोगों ने डिफेंड किया कि वहां पे कश्मीरी पंडित स्ट्रांग थे, इसीलिए जो मुसलमानों ने उनको पर आक्रमण किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो उनको ऑप्रेस कर रहे थे। कहां पे ऑप्रेस कर रहे थे भाई? ये यही करने वाले। जो अमेरिका का हाल है वो तुम्हारा हाल होने में देर नहीं लगने वाली, देख लेना तुम। और पेरिस कम्यून दबाया गया, तो हमने जिस समय पे जर्मन पीजन वॉर समझा, हमने जिस समय पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, और हमने जिस समय पे पेरिस कम्यून पढ़ा, हमें तो भाई कुछ चीजें ये समझ में आ रही है। दीज पीपल डोंट नीड फैमिली, दे डोंट नीड रिलीजन। तुमको बताया जाएगा कि अपन सब इक्वल है और हाथ भर लोगों के हाथ में सारा का सारा रूल दे दिया जाएगा। नो इंडिविजुअलिज्म, बंदूक से आएंगे क्रांति, वायलेंस, वायलेंस, अराजकता, अराजकता। यही चीजें इनको फैलानी है। बताओ ना पेरिस कम्यून सक्सेसफुल हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुछ भी नहीं। जिस समय पे पेरिस कम्यून का खात्मा होता है 1874-1875 में, लोगों ने साइकोलॉजिकल रिसर्च करी, जाके पढ़ो। और जेवी लेबोर्ड और कई सारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर रिसर्च करी, जिसमें यह पाया गया कि ये कम्युनिस्ट लोग सैडिस्ट होते हैं। कुछ नाकाम निकम्मे लोग जमा होते हैं जो कभी धंधा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, सत्ता में नहीं आ सकते। ऐसे लोगों की टोलियां बनाई जाती है और कहा जाता है कि देखो ये सक्सेसफुल हो रहा है, तुम्हारी छाती पे हो रहा है, तो अपन इनको मारेंगे। और इसी के बेसिस पे जब जेवी लेबोर्ड ने अपने किताब में ये डायरेक्ट उल्लेख किया है, या साइकोलॉजिकल रिसर्च में यह पाया गया है कि दिस पीपल आर सैडिस्ट, हारे हुए, दबे हुए, कुचले हुए, ऐसी बातें कर रहे हुए, इन लोगों को एकत्रित करके लोगों के खिलाफ भड़काया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दीज आर ज़ॉम्बीज, दीज आर ज़ॉम्बीज। जेवी लेपोर्ड ने क्या क्या बातें करी, क्या क्या लिखी, ये अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत डिटेल में। क्योंकि यदि इनको एक समय पे साइको ज़ॉम्बी डिसाइड कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था, तो किस बेसिस के ऊपर इन लोगों को दुनिया में इतना विचारशील, प्रोग्रेसिव बताया गया? यह काम किया था आपके कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन और लेनिन ने। तब एंट्री होती है तीन राक्षसों की। एक प्रॉपर टेक्निकल सिस्टम बनाई गई। उस सिस्टम के अंडर में अराजकता कैसे फैलाना है, क्रांति कैसी लानी है, हम पगले हैं लेकिन लोगों को दिखने कैसे नहीं देना है, ये सारी हरकतें, लोगों को ट्रैप कैसे करना है, ये सारी हरकतें हुए कार्ल मार्क्स के अंडर में। मैं इसीलिए कल बोला ना तुम लोगों को, तुमको यदि तुम जेएनयू जा रहे हो या फिर कहीं पे कम्युनिस्टों के गढ़ों में जा रहे हो, तुमको दूर से कोई ऐसे हाथ पे टैटू वैटू बना के, नाक में ऐसा नोज पियर्सिंग लगा के, लाल बाल करके करके तुमको कोई लड़की आती दिखी, समझ जाना भाऊ कम्युनिस्ट है। फैमिली नहीं चाहिए इन लोगों को। और ये लोग यही करने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने स्टालिन लेनिन को लात मारी, स्वरा भास्कर को कैंसिल किया, इन अ सिमिलर मैनर, वो कोई तो भी एक चैनल, शेखर गुप्ता है, कोई तो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, नहीं मैं गलत नाम ले सकता हूं, कोई रिपोर्टर है, उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ अच्छा कहा, उन्होंने कैंसिल कर दिया उन लोगों को। नहीं, होना ही नहीं, बोले हमको होना ही नहीं, तुम अच्छा बोल ही नहीं सकते, इनके खिलाफ बात होना ही नहीं, बात इनके खिलाफ करना ही नहीं, अच्छी चीजें बताना ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो वहां पे कम्युनिज्म ज्वाइन कर रहे हैं वो ऐसे ही बच्चे हैं
जो ना कभी लड़कियों से बात कर सकते, ना जिनका कभी कोई ग्रुप बन सकता, झलमे बुट्टे, वही लोगों को ये लोग अपने ग्रुप में लेते हैं और यही लोग बताते कि देखो ये तुमको ऑप्रेस कर रहा है, ग्रुप बनाओ, तमाशे करो, बस यही धंधे इनके। आनंद रंगनाथन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जेएनयू में लैबोरेटरी हम खोलने नहीं देंगे, और ये नहीं करने देंगे। जो हमारे विरुद्ध में आएगा अटैक करेंगे उस पर। जो कंडीशन वहां पे, वो यहां पे आने को देर नहीं लगेगी। दूसरी चीज, देन व्हाई दे सपोर्ट मुस्लिम्स? क्योंकि ध्यान से समझना, यदि सारे रिलीजन के खिलाफ चले गए ना, सारे रिलीजन पकड़ के कूट डालेंगे इन लोगों को। इसीलिए किसी को तो अपने को जरिया बनाना पड़ेगा, इनके दिमाग खराब करो। सैडिस्ट पीपल है, इनका कोई मकसद नहीं है। तुम पूछ रहे थे ना कि इनको प्रस्थापित कुछ नहीं करना है, सिर्फ अराजकता, हिंसा, नो बोरिंग प्रोसेस, रोमांटिक रिवॉल्यूशन। ऑर्गेजम दे रहा है ना इन लोगों को, मेंटल ऑर्गेजम, वही चाहिए इनको। ज़ॉम्बीज़ है सारे। अगले लेक्चर में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके जो चीजें मैंने बताई है उस पर खुद भी जाके रिसर्च करना, पढ़ना, और लेक्चर शेयर करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार को। ये लेक्चर सीरीज हफ्ते में 3 दिन रहेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।